तो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम डे 13 देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के करंट अफेयर्स और क्वेश्चन बैंक सीरीज़ का। तो ये 13 लेने का मेन पर्पस है कि इसमें जनरल स्टडीज़ के पेपर कुछ अच्छे हैं, इसीलिए हमने इसको पहले आज डिस्कस कराना उचित समझा है। इससे पहले हमने 5 करवा रखा है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बिना समय बर्बादी के हम चलते हैं टू द पॉइंट की ओर। पहला प्रश्न है कि हाल ही में जो WTO के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है, इसके अनुसार जो है भारत को डिजिटल निर्यात सेवा में कौन सा स्थान दिया गया है। तो ये भारत जो है ये चौथे नंबर पर है। ठीक है, WTO जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। इससे रिलेटेड एक वर्ड पूछा जाता है ट्रिप्स और ट्रिम्स। पूछा जाता है कि ट्रिप्स और ट्रिम्स शब्दावली किससे संबंधित है, तो ये WTO से है। दूर संचार में भारत का स्थान कौन सा, देखिए दूर संचार और स्मार्टफोन दोनों में भारत का स्थान जो है दूसरा है। विमानन सेवा अगर पूछ लिया जाता, विमानन सेवा में भारत का स्थान जो है तीसरा है। संस्कृति और मनोरंजन में भारत का स्थान कौन सा है, छठा है। और याद रखिएगा कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भारत का स्थान जो है ये 5वें पायदान पे है। आगे बढ़ते हैं कि भारत के द्वारा तेल आयात के लिए पहली बार किस अरब देश को रुपये में अपना पहला भुगतान किया है, तो ये है UAE। ठीक है, UAE। शिक्षा पर सम्मेलन 2024 भी कहाँ हुआ, UAE में। COP28 का आयोजन कहाँ किया गया, ये भी UAE में। थोड़ा सा आपको ध्यान से देखने ला है। देखिए COP28 पढ़े है ना, तो 29 और 30 भी हम देख लेते हैं। 29 जो हुआ ना ये बाकू में, कहाँ, ये जो होगा बाकू में। और 30वां जो होगा ये ब्राज़ील में। कहाँ होगा, ये ब्राज़ील में होगा। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में कैबिनेट के द्वारा पैन 2.0 परियोजना लागू की है। इसका संबंध किससे है, तो देखिए पैन कार्ड किससे संबंधित है, आयकर से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आयकर विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अटल पेंशन वार्षिक योजना अवार्ड किस बैंक को दिया गया, तो ये बैंक ऑफ इंडिया को दिया गया। बैंक ऑफ इंडिया जो है सन 1907 में स्थापित किया गया। और आप याद कीजिए इस डाटा से सन 1907 में ही, ठीक है, सन 1907 में क्या हुआ था कि यहाँ पर टिस्को की भी स्थापना, टिस्को का स्थापना कहाँ किया गया, झारखंड में। और ये कौन किए थे, दोराबजी टाटा। आगे बढ़ते हैं कि NPS को मंजूरी कब दी गई है, तो मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा, मुझे लगता है जहाँ तक ये प्रॉब्लम है, NPS नहीं बल्कि UPS होना चाहिए, यूनिफाइड पेंशन स्कीम होता है। इसे 2024 में, सर ने इसको NPS बता करके 2024 बताया। मैं इसमें डाउट हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी रेलवे में जॉब करता हूँ, तो मुझे पता है कि UPS को मंजूरी दिया है 2024 में। आगे बढ़ते हैं, दिसंबर 2024 में लोकसभा में रेलवे संशोधन विधेयक 2024 पारित किया गया, सही है। यह विधेयक से रेलवे बोर्ड की कार्य प्रणाली में सुधार लाने के उद्देश्य को पूरा करता है, जिसके परिणाम स्वरूप रेलवे नेटवर्क का कुशल विकास हो सकेगा। तो यानी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो दोनों सही हो जाएगा इसका। अब देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। एक तो 2016-17, ठीक है, जो इससे संबंधित है। उसके बाद एक 1924। देखिए 2016-17 में क्या हुआ कि रेल बजट और आम बजट को एक साथ मिला दिया। ठीक है, रेल बजट को आम बजट के साथ क्या कर दिया, मिला दिया 2016-17 में। और यह किस कमेटी की सिफारिश पर, यह था विवेक देवराय समिति। क्या था, विवेक देवराय समिति। अब 1924 में जो है रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया। ये कौन सा था, एकवर्थ समिति। क्या नाम था, एकवर्थ समिति। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है 2000, मुझे लगता है ये 2213 दारोगा की प्री में पूछा गया था, कि ये जो इसको प्री या मेंस में पूछा गया था, ये विवेक देवराय समिति से संबंधित क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में जो है भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 और रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के कानून में सुधार के लिए लोकसभा में कौन सा अधिनियम पारित किया गया, तो यही है बैंकिंग सुधार अधिनियम। इसका सही जवाब हो जाएगा बैंकिंग सुधार अधिनियम। अब देखिए पूछा जा रहा है कि बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो देखिए दरअसल ये क्या होता है कि खिलाड़ियों का टेस्ट होता है, यानी कि मतलब हड्डी के जांच के द्वारा होता है, खिलाड़ी का जो होता है ना आयु का पता लगाया जाता है। तो इसमें क्या है कि व्यक्ति के मानसिक आयु का पता नहीं, मानसिक नहीं बल्कि रियल आयु मतलब वास्तविक आयु का पता लगाया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है कि इस परीक्षण को अचीकरण कहते हैं, अचीकरण नहीं कहते हैं बल्कि इसको कहते हैं अस्थिकीकरण। ठीक है, अस्थिकरण परीक्षण कहते हैं। इस परीक्षण का उपयोग अस्थि के संलयन स्तर का विश्लेषण करके किसी व्यक्ति की वास्तविक आयु का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। 3 तो इसका सही है ही, 2 इस स्तर पे आप सही कर सकते हैं कि अचीकरण को काट करके अस्थिकरण लिख सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं कि भारत में, अब देखिए यहाँ पे जनरल स्टडीज़ का ही ज़्यादा प्रश्न आएगा।
भारत में जो बहुसदस्यीय निर्वाचन प्रणाली को कब लागू किया गया, तो ये सन 1951-52 के पहले आम चुनाव से, लेकिन ये 5 साल के बाद यानी कि 1957 में इसको खत्म कर दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा वर्तमान में वित्तीय वर्ष में मुद्रास्फीति का दर कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया, 4.8, यानी कि पहले था 4.5, इसको इंक्रीज करके 4.8 कर दिया है मुद्रास्फीति की दर को। इंद्रधनुष योजना की शुरुआत कब और की गई और इसका संबंध किससे है? देखिए इंद्रधनुष जो है ना, दो है। एक तो इंद्रधनुष योजना बैंकिंग से भी संबंधित है, एक इंद्रधनुष योजना का जो संबंध है वो है टीकाकरण से। ठीक है, तो इसकी शुरुआत 2014, ये मैं मान के चल रहा हूँ ये टीकाकरण से संबंधित है। इसका शुरुआत 2014 में किया गया और ये बलिया से शुरू किया गया। भारतीय संविधान में एकता, समानता और बंधुत्व यानी समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की जो अवधारणा आई थी ये फ्रांसीसी क्रांति की देन है और ये कब हुआ था, 1789 में। ठीक है, और याद रखिएगा कि जिस समय फ्रांसीसी क्रांति हुआ उस समय जो था लुई 16वां जो था यहाँ का शासक था या राजा था। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मानवाधिकार आयोग की घोषणा कब की गई थी? देखिए मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं, 10 दिसंबर को ना, 10 दिसंबर 1948। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 10 दिसंबर 1948 को। अब हम आगे बढ़ते हैं कि भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान का मुख्यालय कहाँ है। तो भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान का जो मुख्यालय है ये कहाँ है, देहरादून में। और यही संस्थान जो है प्रति 2 वर्ष पर जो है भारत का वन रिपोर्ट जारी करता है। इस वन रिपोर्ट के अनुसार जो है सबसे अधिक जो वन है ना ये कहाँ है, एमपी में। देखिए सबसे अधिक वन है एमपी में और सबसे अधिक प्रतिशत में जो वन रहेगा ये है मिजोरम में। प्रतिशत में पूछ लिया जाए तो मिजोरम में, लेकिन सबसे अधिक वन का जो विकास कहाँ देखा गया तो ये छत्तीसगढ़ में। तो आगे बढ़ते हैं, सुगौली की संधि किस वर्ष और किसके बीच? देखिए सुगौली की संधि अंग्रेज और नेपाल, मतलब अंग्रेज और गोरखा कहिएगा, क्या कहिएगा इसको, अंग्रेज और गोरखा के बीच हुआ था। ये कब हुआ था, 1816 में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि पानी में गिरा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, यह किस प्रकार की घटना के कारण है? देखिए दरअसल क्या है कि पानी में गिरा हुआ सिक्का जो है उठा हुआ, ऊपर उठा हुआ, लेकिन रियलिटी नहीं है। बोल क्या रहा है कुछ और लेकिन बता कुछ और रहा है, यानी कि जो है नहीं लेकिन वो दिखा रहा है, तो उसको कहते हैं, यहाँ पे हो जाएगा अपवर्तन। ठीक है, अपवर्तन। यहाँ से 2-3 उदाहरण और आप याद रखिएगा। बोलेगा कि पैर लटका करके कोई व्यक्ति पानी में बैठा हुआ है तो उसका पैर जो है मुड़ा हुआ दिखाई देता है, किसके कारण, अपवर्तन के कारण। तीसरा प्रश्न ये रह जाता है कि पानी में जो है ना लकड़ी का डंडा कोई पड़ा हुआ है वो तिर्यक दिखाई देता है, मतलब तिरछा दिखा देता है, उसका क्या कारण है, अपवर्तन। तो आगे बढ़ते हैं कि आयनीकरण की प्रक्रिया में पदार्थ किस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, इसको थोड़ा समझिए। एक तो हो गया ठोस, एक हो गया द्रव, फिर गैस, उसके बाद होता है प्लाज्मा, और प्लाज्मा के बाद जो आता है वो BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, देखिए तो क्या होता है कि आयनीकरण प्रक्रिया में गैस को गर्म करने पर, गैस जब यहाँ पे गैस है ना हमारा, गैस को गर्म करने पर जब गैस प्लाज्मा में बदलने लगता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आयनीकरण। इसी गैस को अगर ठंडा किया जाता है तो ये बदल जाता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट में, तब इसको कहते हैं अनायनीकरण। ठीक है, तो अब इसको समझ में आपको आ गया होगा कि पानी में ये आयनीकरण क्या होता है। आयनीकरण किस प्रकार का परिवर्तन है, यानी कि गैस का प्लाज्मा में बदलना, यानी कि गैस को गर्म करने पर जब वह प्लाज्मा में बदलता है तो इस प्रक्रिया को आयनीकरण कहते हैं। उसी गैस को अगर ठंडा किया जाता है तो यह BEC में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको कहते हैं अनायनीकरण। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं कि 16वें वित्त आयोग का जो कार्यकाल कब, देखिए 16वें वित्त आयोग का जो है ना तो 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 2026 से प्रारंभ होगा। तो 1 अप्रैल से है तो ये 31 मार्च 2031 तक चलेगा। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, अरविंद पनगड़िया। 15वें के कौन थे, NK सिंह थे। और 14वें के कौन थे, YV रेड्डी। हम आगे बढ़ते हैं कि जठर ग्रंथि हमारे शरीर के किस भाग में पाई जाती है, तो ये अमाशय में। कहाँ, अमाशय। अमाशय को ही हम पेट भी कहते हैं। किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या कहलाता है, तो इसको क्या कहते हैं, GDP। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, GDP। एक शब्दावली याद रखिएगा, एक आता है GDPK, ठीक है, सॉरी GDKP आता है। तो GDKP की अवधारणा जो है ना, यानी कि सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद, उसको कहते हैं GDKP। ठीक है,
सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद कहते हैं। ये बिहार दरोगा के ही शायद एक्साइज दरोगा में पूछा गया था। GDKP शब्द जो है ये किसने दिया था? इसका नाम था उम्बेर्टो, क्या नाम था? उम्बेर्टो सुल्पासो। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम फिर से लिख देते हैं। इसका नाम क्या था? उम्बेर्टो, ठीक है, उम्बेर्टो सुल्पासो। ये लॉ कीजिएगा, सुल्पासो, ठीक है। हालांकि इसमें संयुक्त वर्ण है, मैं इसे शॉर्टकट में लिख रहा हूँ फिलहाल। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना किस समझौते के तहत की गई? तो देखिए ये जो हुआ था ना पेरिस समझौता, पेरिस समझौता जो हुआ ये वर्ष 2015 में हुआ था, ठीक है। और इसको COP21 भी कहते हैं, ठीक है। COP21 के तहत जो है ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का स्थापना 2015 में किया गया। और यह एकमात्र ऐसा संगठन है इंटरनेशनल जिसका कि हेडक्वार्टर जो है ना भारत में है। कहाँ है भारत में? गुरुग्राम। गुरुग्राम किसको कहते हैं? जो पहले गुड़गांव था उसी को अब गुरुग्राम कहते हैं। अब ये हो गया हरियाणा में। भारतीय तटरक्षक बल के गठन की अवधारणा किस युद्ध के बाद आई? तो देखिए 1971 का जो भारत पाक युद्ध हुआ था ना उसमें हुआ था। और बांग्लादेश जो है 1971 में ही आज़ाद हुआ, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि ताशकंद समझौता 1966 के लिए दोनों पक्षों को ताशकंद में किसके द्वारा आमंत्रित किया गया? थोड़ा सा समय दीजिएगा, आपको अच्छा खासा यहाँ पे जीके हम करवा देंगे। देखिए इसको बुलाया था कौन? USSR, ठीक है। इस USSR में उस टाइम जो था ये 15 सदस्य था, लेकिन ये USSR भी आगे चल के टूट गया, ठीक है। आगे चल के जो टूटा ये कब? 1991 में जो है USSR का विघटन हो गया। ताशकंद समझौता अब किसके बीच हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच। अब याद रखिएगा एक शिमला समझौता, ठीक है। शिमला समझौता टोटल 3 बार हुआ। कब कब हुआ? 1914 में, 1947 में, फिर आकर के 1972 में। 1914 में जो शिमला में समझौता हुआ तो इसमें क्या हुआ कि भारत और चीन के बीच जो है सीमा रेखा, जिसको मैकमोहन रेखा कहते हैं, ये स्थापित किया गया। फिर 1947 के समझौता के तहत क्या हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा आया? रेड क्लिफ रेखा कहेंगे। फिर उसके बाद 1972 में क्या हुआ? तो ये समझ लीजिएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ यही ताशकंद समझौता। पराक्रम दिवस, पराक्रम दिवस कब और किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस जो है 23 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस के जयंती को याद करते हुए। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? तो सर का कहना था इथेन होता है, ठीक है। लेकिन हमने तो लुसेंट में यही पढ़ा कि प्राकृतिक गैसों का जो मुख्य घटक होता है मीथेन होता है। बायोगैस का भी मुख्य घटक मीथेन ही होता है। और हमारे घर में जो LPG का यूज होता है इसमें क्या होता है? मुख्य रूप से ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। लेकिन सर ने बताया कि इथेन है। मुझे लगता है कि हो सकता है थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो मुझे, या फिर सर ने कुछ गलत बताया हो, मिस्टेक हो सकता है किसी भी इंसान से। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, इसको कहते हैं सेबी। क्या कहते हैं इसको? सेबी। पूछ रहा है कि सेबी को 1992 के तहत किस संस्था, ये पूछ रहा था किस संस्था को जो है 1992 में जो है वैधानिक दर्जा दिया गया। देखिए सेबी का स्थापना जो किया गया था ना 12 अप्रैल 1988 को। कब किया गया था? 12 अप्रैल 1988। इसी को 4 साल के बाद जो है 1992 में वैधानिक मान्यता दे दिया गया। सेबी का फुल फॉर्म किसी एग्जाम में पूछा गया, मतलब बहुत ईजी तो नहीं है ये। जिसको कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भारत में जो शेयर बाजार को नियंत्रित करता है ना, तो ये सेबी करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि टिस्को कंपनी की स्थापना कब और किसके द्वारा? हमने शुरू में ही बता दिया था। कब? 1907 में। 1907 में जो है टिस्को की स्थापना की गई और उस व्यक्ति का नाम क्या था? दोराबजी टाटा, ठीक है। ये तो याद ही होगा, दोराबजी टाटा। और ये प्रश्न जो है बिहार फायरमैन में पूछा गया था, टिस्को की स्थापना कब हुई थी। थोरियम एक महत्वपूर्ण अयस्क है। देखिए थोरियम का अयस्क बताना है। थोरियम का महत्वपूर्ण अयस्क जो है ना ये मोनाजाइट है। और ये मोनाजाइट जो है सबसे अधिक पाया जाता है भारतीय राज्य केरल में। आगे बढ़ते हैं कि मगध के किस शासक ने सबसे पहले अपने पिता की हत्या की? तो ये अजातशत्रु। मगध के किस शासक ने? अजातशत्रु। अजातशत्रु जो था ये हर्यक वंश का था। किस वंश का था? हर्यक वंश का। हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। इसमें क्या हुआ कि जितने भी शासक मतलब गद्दी पर बैठे ना वो अपने पिता की हत्या करने के बाद ही बैठे, इसीलिए इसको पितृहंता वंश भी कहते हैं।
संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है? यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति की चर्चा आर्टिकल 75 में कहा गया। 74 में जो बताया गया कि संघ का एक मंत्री परिषद होगा, संघ का एक मंत्री परिषद होगा 74 में, और उस मंत्री परिषद का जो हेड होगा प्रधानमंत्री होगा, ये आर्टिकल 74 में बताया गया। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति आर्टिकल 75 में, ठीक है। चौरी चौरा घटना के कारण महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया? देखिए, चौरी चौरा हत्याकांड जो है ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था, ठीक है। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। इसको जो है 7 दिन के बाद यानी कि 12 फरवरी 1922 को जो है गांधी जी इसको स्थगित कर दिए। इसी मतलब चौरी चौरा हत्याकांड जो है ये तो हिंसक आंदोलन हो गया, गांधी जी थे अहिंसक। तो इसके बाद क्या हुआ कि गांधी जी ने इसको भंग कर दिया, और भंग करने के बाद गांधी जी को 6 साल की कारावास की सजा दी जाती है, मतलब 6 साल का जेल। लेकिन गांधी जी 2 साल के बाद ये छूट जाते हैं स्वास्थ्य संबंधी समस्या के कारण। 2 साल के बाद यानी 1924 में क्या हुआ कि 1924 में बेलगांव अधिवेशन हुआ, और इसमें गांधी जी पहली बार और आखिरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। आगे बढ़ते हैं। डेजर्ट साइक्लोन, ये कह रहा है कि डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास जो है ये किस देश के बीच हुआ है? तो देखिए, डेजर्ट साइक्लोन जो होता है भारत, फ्रांस और यूएई के बीच, किसके बीच है? इंडिया है, फ्रांस है और यूएई है, ठीक है, डेजर्ट साइक्लोन। लेकिन डेजर्ट नाइट पूछता तो सिर्फ भारत और ये होता है यूएई, डेजर्ट साइक्लोन, सॉरी डेजर्ट नाइट। एआई आधारित गजराज सुरक्षा प्रणाली किसके द्वारा चलाया गया है? तो ये इंडियन रेलवे के द्वारा चलाया गया है। सहकारी समितियों को संविधान के किस संवैधानिक संशोधन के तहत उल्लेखित किया गया? देखिए, सहकारी समिति, तो इसमें क्या पूछ रहा है, किस संवैधानिक संशोधन? तो ये हो जाएगा 97वां, ठीक है। सहकारी समिति को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया, 97वां संविधान संशोधन जब 2011 में हुआ ना, इसके तहत सहकारी समितियों को मान्यता दिया गया। अब याद रखिएगा, संवैधानिक सहकारी समिति से रिलेटेड 2 चीज़, आर्टिकल 9 सॉरी भाग 9 का ख में सहकारी समिति है, और आर्टिकल जो हो जाएगा 43 का ख, यानी कि 97 आप ऐसे लिखते हैं ना, तो आप इसको यहाँ पे इसको बदल दीजिए किसमें, 47 में, ठीक है। सॉरी, आर्टिकल हो जाएगा कौन सा, 43 का ख में जो है ये आ जाता है सहकारी समिति। तो यहाँ पे तीनों डाटा आपको याद रख लेना है। कौन सा संशोधन था? तो ये 97 संविधान संशोधन 2011 के द्वारा हुआ। आर्टिकल कौन सा है? 43 का ख हो जाएगा। भाग कौन सा है? तो भाग जो है 9 का ख में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस समिति की सिफारिश पर? देखिए, मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में प्रारंभ में नहीं था। मौलिक कर्तव्य की अवधारणा जो है ये रूस से आया है, मतलब यूएसएसआर से, ठीक है, सोवियत संघ रूस कहते हैं इसको। अब मौलिक कर्तव्य जो प्रारंभ में नहीं था, लेकिन जब लाया गया मौलिक कर्तव्य को तो 10 मौलिक कर्तव्य लाए गए। ये था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, और ये कब आया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। प्रारंभ में 10 ही मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन बाद में जो है एक और ऐड कर दिया गया, तो अब मौलिक कर्तव्य हो गए 11। 11वां मौलिक कर्तव्य कौन था? ये माता पिता के द्वारा बच्चों को मतलब कि शिक्षा के अधिकार, ठीक है, बच्चों का शिक्षा का अधिकार जो है मौलिक कर्तव्य बना दिया गया। कब? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। तो इतना कंटेंट आप याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन, ये शायद किसी एसएससी का पूछा गया है कि एक पूछा गया है वर्मा कमेटी, ठीक है, पूछा गया है वर्मा कमेटी का संबंध किससे है? तो ये भी मौलिक कर्तव्य से है। सन 1999 में आया था ये वर्मा कमेटी, इसका भी संबंध है मौलिक कर्तव्य से। आगे बढ़ते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में किस तरंग की आवृत्ति सर्वाधिक होती है? तो ये किसका है? गामा, ठीक है, गामा किरण का आवृत्ति अधिक होता है। किसी दिन चार्ट के माध्यम से बताएंगे ना हम, तो जैसे यहाँ गामा हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, पराश्रव्य हो जाएगा, फिर दृश्य विकिरण हो जाएगा, फिर हो जाएगा अवरक्त हो जाएगा, फिर लघु हो जाएगा, फिर दीर्घ हो जाएगा। तो ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है कि आवृत्ति घटती जाती है, यानी कि नीचे से ऊपर जाने पर आवृत्ति बढ़ती है और ऊपर से नीचे आने पर तरंगदैर्घ्य घटता है। आगे बढ़ते हैं। नए राज्य के प्रवेश और स्थापना संबंधी उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो देखिए, नए राज्य का प्रवेश या स्थापना जो है आर्टिकल 2 में कहा गया। देखिए, अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत जो है भारत अथवा इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 में कहा गया है नए राज्य का प्रवेश या स्थापना, यानी कि कोई राज्य है इसमें नए राज्य का प्रवेश या स्थापना जो है
ये आर्टिकल 2 में अब ऑलरेडी कोई राज्य बना हुआ है, इसका कोई हिस्सा तोड़ करके इसका नाम बदल देंगे, इसका क्षेत्र बदल देते हैं या सीमा बदल देते हैं, तो ये आता है आर्टिकल 3 में। इस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर कि नए राज्य का प्रवेश और स्थापना संबंधी उपबंध जो है संविधान के दूसरे अनुच्छेद में है। अब नए राज्य का निर्माण यानी कि जो पहले से ही राज्य बना है उसी में नए राज्य का बनाना, नए राज्य जैसे कि झारखंड बिहार से अलग हो गया, आंध्र से तेलंगाना अलग हो गया, तो नए राज्य का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन कौन कर सकता है? तो ये कौन करेगा? संसद कर सकता है ना। तो ये कौन सा आर्टिकल प्रभावित करेगा? तो ये आर्टिकल हो जाएगा 3 प्रभावित करता है। आगे बढ़ते हैं, यदि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में परिवर्तन किया जाए तो क्या होगा? देखिए अनुच्छेद 2 में होगा तो कौन सा अनुसूची प्रभावित होगा? तो पहली अनुसूची पता ही है, पहली अनुसूची में क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र है ना। पहली अनुसूची में तो यही है कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र। दूसरा अनुसूची जो होगा ये चौथा अनुसूची भी प्रभावित होगा, क्योंकि चौथी अनुसूची जो है राज्यसभा में विभिन्न राज्यों के सदस्यों का या सीटों का आरक्षण की बात करता है। तो ये हो जाएगा 1 और 4 जो अनुसूची प्रभावित होंगी। भारत के राज्य की क्षेत्र, सीमा, नाम में परिवर्तन करने के लिए क्या संबंधित राज्य से अनुमति की आवश्यकता है? बिल्कुल भी नहीं आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं कि सन 1956 से पूर्व भारतीय राज्य कितने भागों में विभाजित थे? तो ये 4 भागों में विभाजित थे। मैं शॉर्टकट में थोड़ा बता देता हूँ ये कौन कौन से भाग थे। A, B, C, D। ये पूछा गया है कि सन 1956 मतलब किस ईस्वी तक जो है भारतीय राज्य जो है ये 4 ग्रुप में बटा था। तो ये सन 1956 ईस्वी तक बटा था। आई थिंक ये 7वां संविधान संशोधन जो 1956 में हुआ था ना, इसके तहत इसको हटा दिया गया। तो सन 1956 के पूर्व जो है ABCD, ए में क्या था? ए जो था ये ब्रिटिश प्रांत था, बी जो था ये किसको क्या कहते थे? देशी रियासत, सी जो था ये चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था, और डी में जो था अंडमान निकोबार को रखा गया था। तो यानी अंडमान निकोबार भाग डी में, डी कौन सा? तो ये हो जाएगा 6, 7, 8, 9। तो पहले हो जाएगा अंडमान निकोबार जो है भाग 9 का हिस्सा था। आगे बढ़ते हैं कि संविधान लागू होने के समय भारत में राज्य और संघ शासित क्षेत्र की संख्या कितना? तो 14 + 6। जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय राज्य 14 और यूनियन टेरिटरी जिसको केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं वे 6 थे। वर्तमान में हो जाएगा 28 + 8, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। आगे बढ़ते हैं कि संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध का प्रावधान है? सर ने इसका आंसर गलत बता दिया, हो सकता है उनके दिमाग से उतर गया हो। सर ने बता दिया इसका ये भाग 19, लेकिन 19 नहीं होगा, इसका हो जाएगा भाग 21। हमने भी काफ़ी अच्छे से पढ़ा है पॉलिटी को। तो याद रखिएगा संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध का प्रावधान है? तो ये भाग 21 में है, ना कि 19 में। देखिए भाग 19 और भाग 14 कन्फ्यूज करता है। भाग 19 में जो है ना, इसमें किस चीज़ की चर्चा है? तो भाग 19 जो है, एक है प्रकीर्ण, एक होता अधिकरण। तो भाग 19 में जो चर्चा किया गया है ना, तो ये हो जाएगा 19 का प्रकरण, ठीक है। 19 में जो भाग का चर्चा है तो उसका में क्या है? प्रकीर्ण। भाग 14 में जो है 14 का क, ठीक है, 14 का क में क्या है? अधिकरण। इसमें हम भी कंफ्यूज होते थे तो हम इसको लिख करके याद रखने का कोशिश करते हैं। तो अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध का प्रावधान भाग 21 में है, और 20 में क्या है? संविधान संशोधन हो जाएगा। संविधान के किस भाग में 3 सोपान में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? भाग कौन सा है ये? भाग 9 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि आधुनिक भारतीय इतिहास। अब यहाँ से इतिहास के काफ़ी दमदार सवाल आएंगे और बहुत अच्छे तरीके से हम आपको कवर करवा देंगे। आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्न में से कौन राष्ट्रवादी नरम दलीय थे? अब देखिए अरविंद घोष गरम दलीय थे, फिरोज शाह मेहता ये नरम दलीय थे, और गोपाल कृष्ण गोखले ये दोनों नरम दलीय थे। लाल, याद रखिएगा कि लाल, बाल, पाल, घोष ये 4 व्यक्ति जो है भारतीय इतिहास में गरम दलीय थे। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, उसके बाद बिपिन चंद्र पाल, घोष मीन्स अरविंदो घोष, ये सभी जो थे गरम दलीय थे। तो आगे बढ़ेंगे। इसका कौन पहली भारतीय महिला थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी? क्या पूछ रहा है कि पहली भारतीय महिला। देखिए कांग्रेस की 3 याद रखिएगा, देखिए 1917, 17/8, 25 हो जाएगा ना, 25, 8, 33। 1917 में जो हुआ था ये कौन सा था? ये कलकत्ता।
1917 का कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो थी कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। 1925, ठीक है, 1925 में जो है ये हुआ कानपुर में। कहाँ हुआ? कानपुर में। इसमें सरोजनी नायडू बनी भारत की पहली भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। तो इसका जवाब मिल गया होगा। भारतीय महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी 1925 का कानपुर अधिवेशन, ये कहाँ हुआ था? कानपुर में सरोजनी नायडू इसकी अध्यक्ष बनी। और दूसरा क्या बताए थे? 1933। 1933 में जो हुआ ना, ये भी कोलकाता में हुआ। और इसमें ये दूसरी थी कौन? नलिनी सेनगुप्ता। क्या नाम था? नलिनी सेनगुप्ता। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया? तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन का पोस्टमार्टम हम शुरू करते हैं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम ना, तो ये जब भी था तो ये कोलकाता था। कौन सा था? ये कोलकाता अधिवेशन 1896। इसमें अध्यक्ष कौन बने थे? रहीमतुल्लाह सयानी। अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्लाह सयानी। अब बात करते हैं कोलकाता अधिवेशन ही सन 1911, ठीक है। सन 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जो है जनगण मन, ध्यान रखना है कि वंदे मातरम और जनगण मन ये दोनों जो है कलकत्ता अधिवेशन में ही, लेकिन वंदे मातरम 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्लाह सयानी, जो कि एक मुस्लिम व्यक्ति थे। जनगण मन जो है 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में ही, इसमें कौन थे? पंडित विश्व नारायण धर। क्या नाम था? पंडित विश्व नारायण धर इसके अध्यक्ष थे। और आज के लोगों को वंदे मातरम गाने में दिक्कत है, तो खैर मैं इस पे ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। मैं बस ये दिखाना चाह रहा था, जिस समय पहली बार 1896 में गाया गया था ना, उस समय अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्लाह सयानी थे। और वहाँ से वंदे मातरम का उद्घोष हुआ। हम आगे बढ़ते हैं। इसमें दादा भाई नौरोजी कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? देखिए, दादा भाई नौरोजी टोटल 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, ठीक है। मैं सब डाटा एक साथ लिख देता हूँ। 1886, 1893 और सन 1906। 1886 के बाद 1906, ये 20 साल के बाद हुआ ना, तो ये दोनों जो है कोलकाता अधिवेशन था। कौन सा था? ये दोनों कोलकाता अधिवेशन। 1893 का लाहौर अधिवेशन भी, इसमें कौन थे? दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस का नामकरण जो कांग्रेस किया, ये दादा भाई नौरोजी ने ही, लेकिन कांग्रेस का स्थापना किया था A.O. ह्यूम, ठीक है। एक बार फिर से करवा देते हैं। तो कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्ष बने? 3 बार। कब? 1886, 93 और 1906। 1886 भी कलकत्ता, 1906 भी कलकत्ता, 20 साल के बाद, ठीक है। 93 जो था ये कहाँ पे हुआ? तो ये हुआ था लाहौर अधिवेशन 1893। 1906 के अधिवेशन में क्या हुआ था? 1906 के अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया।